19 जनवरी 2025 एक टीनेजर ने दिल्ली की कमला मार्केट में 35 साल के आदमी को चाकू मार दिया। 22 जनवरी 2025 3 नाबालिगों ने एक युवक की हत्या कर दी क्योंकि उसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। 19 फरवरी 2025 60 साल के बुजुर्ग को 3 नशे में धुत नाबालिगों ने कैंची से गोद कर मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रास्ता देने के लिए कहा था। 20 फरवरी 2025 5 नाबालिग 2 अलग अलग हत्याओं के मामले में पकड़े गए। ये हत्याएं 2 घंटे के अंदर पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर और न्यू अशोक नगर में हुई थी। टीनेज क्राइम के ये मामले सिर्फ 2025 के हैं और वो भी सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली के। अब हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि नेटफ्लिक्स पर एक मिनी सीरीज आई है एडोलेसेंस, जिसने टीनेज क्राइम पर एक बड़ी कॉन्वर्सेशन छेड़ दी है। टीनेज यानी किशोरावस्था, ये हर इंसान की जिंदगी का एक बहुत ही डेलिकेट फेज होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डेलिकेट ये वक्त उन पेरेंट्स के लिए होता है जिनके बच्चे इस दौर से गुजर रहे होते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। नेटफ्लिक्स की नई सीरीज ने सबको चौंका दिया है। इस शो की कहानी एक 13 साल के स्कूल बॉय और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। ये लड़का अपनी फीमेल क्लासमेट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार होता है। सीरीज में दिखाया गया है कि सोशल मीडिया और मिसोजिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स कैसे कुछ लड़कों के दिमाग पर असर डाल रहे हैं। 4 एपिसोड की इस सीरीज में 13 साल के जेमी मिलर की कहानी दिखाई गई है, जिसे उसकी क्लासमेट केटी की हत्या के मामले में अरेस्ट किया जाता है और बाद में चार्ज भी कर दिया जाता है। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज ब्रिटेन के नाइफ क्राइम एपिडेमिक, इंसेल कल्चर और ऑनलाइन बुलिंग जैसे सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है और ऐसी घटनाएं हर दिन हो रही हैं हमारे आसपास, आपके आसपास। लेकिन इस सीरीज की इंडिया में बढ़ती पॉपुलैरिटी इज समथिंग जिसने सीरीज के डायरेक्टर को भी चौंका दिया। एंड इंडिया में लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि भारत में भी टीनेज क्राइम बढ़ रहा है। यानी विदेश ही नहीं, इंडिया में ही देखें तो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि टीनेज क्राइम केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मेरठ में 17 साल के लड़के ने अपने बेस्ट फ्रेंड को बेरहमी से मार डाला क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी पर्सनल फोटोग्राफ से ब्लैकमेल कर रहा था। गोरखपुर में 17 साल के 12वीं के छात्र ने अपनी मां को गुस्से में मार डाला और फिर 3 दिन तक अपने पड़ोसी के घर में छिपकर अपने पिता को धोखा देता रहा। ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है। वीडियो की शुरुआत में देश की राजधानी दिल्ली में 2025 में अब तक हुए कुछ मामले हमने बताए थे। चलिए कुछ महीने और रिवाइंड करते हैं और 2024 में हुए कुछ खौफनाक टीनेज क्राइम्स पर भी नजर डालते हैं। 15 सितंबर 2024 15 और 17 साल के 2 नाबालिगों ने एक 32 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका मोबाइल स्नैच करना चाहते थे। 23 सितंबर 2024 16 साल के लड़के को उसी की उम्र के 3 पड़ोस के लड़कों ने चाकू मारकर मार डाला क्योंकि उसने नया फोन लेने के बाद उन्हें ट्रीट देने से मना कर दिया। 3 अक्टूबर 2024 2 नाबालिग लड़कों ने मरीज बनकर क्लिनिक में घुसकर 54 साल के यूनानी डॉक्टर की हत्या कर दी। वजह थी कुछ आपसी रंजिश और रिवेंज। 27 अक्टूबर 2024 16 साल के लड़के को 4 लड़कों ने दौड़ाकर पहले चाकू मारा, फिर गोली मार दी। 8 नवंबर 2024 उत्तर पश्चिमी दिल्ली में टीनेजर्स ने एक आदमी को मार डाला क्योंकि वो उनके दोस्त की बहन को हैरेस कर रहा था। 9 नवंबर 2024 3 टीनेजर्स ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शूटिंग स्प्री चलाई, एक को मारा, एक को घायल किया और एक घर पर फायरिंग भी कर दी। 1 दिसंबर 2024 3 नाबालिगों ने नरैना के एक पार्क में 36 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। 10 दिसंबर 2024 2 16 साल के लड़कों ने सिर्फ 200 रुपए लूटने के लिए एक आदमी की हत्या कर दी। 23 दिसंबर 2024 3 नाबालिगों ने एक आदमी को चाकू से मार डाला और एक को घायल कर दिया। हम इन मामलों की गिनती करते करते शायद थक जाएं, आप इनके बारे में सुनते सुनते शायद थक जाएं, लेकिन ये लिस्ट काफी लंबी है। तो फिलहाल ये कुछ केसेस इस बात का अंदाजा लगाने के लिए काफी हैं कि देश की राजधानी में टीनेज क्राइम के कितने मामले हैं। तभी तो अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली सिर्फ देश की कैपिटल नहीं बल्कि क्राइम कैपिटल भी है। ये टैग लोग ही लगाते हैं। यहाँ नजर डालते हैं एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा क्या कहता है। 2010 से 2014 के बीच जुवेनाइल क्राइम्स में 47% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन पिछले 10 सालों में यानी 2014 से 24 तक ये 60% तक बढ़ चुका है। इन सभी मामलों में नाबालिगों द्वारा किए गए सबसे ज्यादा अपराध दिल्ली में दर्ज किए हुए। पिछले 3 सालों में दिल्ली में 400 से ज्यादा नाबालिग अपराधी पकड़े गए, जिनमें 121
सिर्फ मर्डर के केस में शामिल थे। In India, some notable cases involving juveniles as culprits include the Nirbhaya case, which led to the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 में संशोधन के बाद 16 से 18 साल के अपराधियों को बड़े अपराधों में एडल्ट्स की तरह ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ा? तो आपको बता दें कि पुलिस डेटा कहता है कि हर दूसरे दिन किसी न किसी हीनस क्राइम में कोई टीनेजर शामिल होता है। Several studies show that this is more than just a passing phase of a generation in angst. Journal of Family Medicine and Primary Care में पब्लिश्ड 2023 की एक स्टडी में 463 भारतीय स्कूली छात्रों को स्टडी किया गया, जिसमें से आधे से ज्यादा छात्रों में अग्रेसिव ट्रेट्स पाई गई। कई रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि हमारे यूथ में हीनस क्राइम्स जैसे गैंग रेप और मर्डर का सिर्फ शार्प इंक्रीज ही नहीं हुआ, बल्कि इनके दिल में आसपास के लोगों के लिए कोई एम्पैथी तक नहीं रह गई है। एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि कई गैंग्स नाबालिगों को भर्ती कर रहे हैं और इसके पीछे भी वजह है। गैंग्स के सरगना अब जुवेनाइल्स को हायर कर रहे हैं शूटिंग्स और किलिंग्स के लिए, क्योंकि कानून नाबालिगों पर कठोर सजा नहीं देता। 2022 में एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में टीनेज क्राइम रेट देश में सबसे ज्यादा था। अब तो बच्चे सोशल मीडिया पर अपने अपराधों का घमंड भी कर रहे हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2022 में दिल्ली में टीनेजर्स द्वारा किए गए क्राइम्स की दर सबसे ज्यादा थी। दिल्ली में बिहार, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में ज्यादा माइनर ऑफेंडर्स पकड़े गए। 2015 में डीसीपीसीआर यानी द दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की एक स्टडी में पाया गया कि डिटेंशन सेंटर्स में सजा काट रहे 70.3% बच्चे अपने किए गए एक्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस से अनजान थे। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जुवेनाइल्स सोशल मीडिया पर ये दिखावा कर रहे हैं कि कानून उनके लिए नर्म रहा है। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से अनुरोध किया कि बॉर्डर लाइन एज ग्रुप के करीब 1 दर्जन डेलिंक्वेंट्स को एडल्ट्स के रूप में ट्रायल किया जाए। 2022 में दिल्ली में दर्ज किए गए 2436 क्रिमिनल केसेस में जुवेनाइल्स का इन्वॉल्वमेंट पाया गया। पुलिस डेटा के मुताबिक जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच 259 माइनर्स गंभीर अपराधों जैसे मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, रेप, रॉबरी और एक्सटॉर्शन में शामिल पाए गए। हाल ही में दर्ज अपराधों की स्टडी करके पता चला कि आमतौर पर दिल्ली में हर महीने करीब 40 मर्डर्स दर्ज होते हैं, तो इनमें से हर महीने 3-4 मर्डर्स जुवेनाइल्स ही करते हैं। नाबालिगों से जुड़े अपराध लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं, क्योंकि कई मामलों में एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी देखने को मिलती है। जैसे पिछले साल एक टीनेजर पर आरोप लगा कि उसने एक युवक को 50 से ज्यादा बार चाकू मारा और फिर उसकी बॉडी पर डांस करने लगा। सबसे प्रॉब्लमैटिक यही बात है कि अब ट्रेंड में बदलाव देखा जा रहा है, जहां टीनेजर्स इस बात को समझने लगे हैं कि वो अपराध करके भी बच सकते हैं। अब जुवेनाइल सोशल मीडिया पर अपने क्राइम्स के बारे में बोस्ट करने लगे हैं। यहाँ तक कि पुलिस उनके घर पर रेड करती है तो उसकी तस्वीरें भी अपलोड करते हैं। वो पोस्ट करते हैं कि कानून उनके लिए सॉफ्ट है और शेल्टर होम से रिहा होने के बाद वो फिर वारदात करेंगे। टीनेजर्स की बढ़ती हिम्मत और कानून से मिलने वाली छूट की वजह से गैंग्स जुवेनाइल्स की भर्ती में इजाफा कर रहे हैं, खासकर हत्या करने या एक्सटॉर्शन के मामले में डराने धमकाने के लिए, फायरिंग करने के लिए, क्योंकि कानून के तहत पुलिस नाबालिगों से ऑफिशियली पूछताछ नहीं कर सकती। इस वजह से कॉप्स किसी भी बयान का इस्तेमाल करके गैंग के बड़े सरगनाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें बॉर्डर लाइन डेलिंक्वेंट्स को एडल्ट्स की तरह ट्रायल करने की जरूरत पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लेटर भी लिखा गया है। पिछले साल ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा एप्लीकेशंस दर्ज की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया है कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, पेरेंटल गाइडेंस की कमी, सोशल मीडिया तक बिना किसी फिल्टर के एक्सेस और वायलेंस का एक्सपोजर यंग इंडिविजुअल्स के डेलिंक्वेंट बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। इसमें पबजी जैसे वायलेंस को बढ़ावा देने वाले गेम्स या ब्लू व्हेल जैसे ऑनलाइन चैलेंजेस भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। साइकियाट्रिस्ट्स का कहना है कि कंडक्ट डिसऑर्डर्स जो अग्रेसिव बिहेवियर से मार्क होते हैं, इन्हें अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट किया जा सकता है और अगर टाइमली काउंसलिंग दी जाए तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने से बच सकती है।
सीनियर साइकियाट्रिस्ट का मानना है कि कुछ बच्चे वायलेंट बिहेवियर दिखाने के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं और इसलिए वो क्राइम के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। अर्ली इंडिकेटर्स को पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे प्लेजर के लिए एनिमल्स को हार्म करना या गिल्ट महसूस किए बिना चोरी करना। ऐसे एक्ट्स बड़े वार्निंग साइंस होते हैं। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि पेरेंट्स को लग सकता है कि अफेक्शन या बेसिक काउंसलिंग से ऐसे बिहेवियर्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमेशा किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना एडवाइजेबल होता है। सीनियर कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट का ये भी मानना है कि एंगर, हॉस्टिलिटी और अग्रेशन क्रूशियल अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं। पीयर्स के साथ हॉस्टाइल बिहेवियर चाहे स्कूल में हो या घर में अक्सर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टीथ ग्राइंडिंग और 7 से 9 साल के छोटे बच्चों में विजिबल फ्रस्ट्रेशन जैसे साइंस को सीरियसली लेना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो हर डिमांड को तुरंत पूरा ना करें, क्योंकि बच्चों के लिए पेशेंस और टॉलरेंस डेवलप करना जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अक्सर गलत रोल मॉडल्स को अपनाने लगते हैं। जब पेरेंट्स उनसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते तो ये सोशल मीडिया की तरफ मुड़ जाते हैं, जहां वो लोगों को वेपन्स ब्रांडिश करते हैं, क्राइम्स कमिट करते हैं और बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के बचते हुए दिखते हैं। ये यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करता है और पावर और सक्सेस को लेकर उनकी परसेप्शन शेप करता है। साइकियाट्रिस्ट का मानना है कि कुछ डिस्टर्बिंग टेंडेंसीज साइकोबायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस से भी आ सकती है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इसमें मेजर रोल निभाते हैं, खासकर वायलेंट मीडिया के एक्सपोजर को एक बड़ा फैक्टर मानते हुए। उन्होंने ये भी नोट किया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का फायदा उठाते हैं। हालांकि साइकियाट्रिस्ट ये भी अंडरस्कोर करते हैं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को रोकने की ये है कि वार्निंग साइंस को पहचान कर उन पर एक्शन लिया जाए, इससे पहले कि कोई क्राइम कमिट हो। उन्होंने ये भी बताया कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी किसी एक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड तक सीमित नहीं है। जहां इकोनॉमिकली बैकवर्ड हाउसहोल्ड्स के बच्चे वल्नरेबल होते हैं, वहीं नियो रिच फैमिलीज के बच्चे भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में डूबे हुए पाए जाते हैं। कुछ बच्चे सब्सटेंस अब्यूज के लिए अपनी प्राइज्ड पोजेशंस बेचते हैं, जबकि कुछ रेकलेस एक्ट्स जैसे अंडरएज ड्राइविंग और वेपन्स ब्रांडिश करके पावर हासिल करने की कोशिश करते हैं। रिसोर्सेज का अनरेगुलेटेड एक्सेस भी उतना ही हार्मफुल हो सकता है। तो बेसिकली टीनेज क्राइम एक गंभीर मुद्दा है और अब सवाल ये है कि क्या हमारा समाज, हमारा कानून और हमारे माता पिता इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है? What do you think? Let us know in the comment section and keep watching Switch.